नमस्कार। सिंधु नदी तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ये सिंधु नदी भारत में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके उपरांत भी इस नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान और भारत के मध्य जो सिंधु समझौता हुआ था, वो क्या समझौता था और कितना पानी पाकिस्तान को मिलता है और कितना पानी भारत को मिलता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम इस सिंधु तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक सिंधु नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर से के पास से ये नदी है वो निकलती है और उसके बाद ये उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है। इसी नदी के किनारे लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है, जो कि भारत का सबसे शुष्क स्थान में से एक स्थान लेह भी माना जाता है। यहाँ सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर रेंज है, यानी कि सिंधु नदी के उत्तर में लद्दाख रेंज है और सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर रेंज है। इन्हीं दो रेंजों के मध्य से ये नदी है वो प्रवाहित होती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में ये श्योक नदी इसी सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई गिलगित बल्तिस्तान में जाकर या सिंधु नदी के अंदर ये मिल जाती है। यानी कि इस सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक नदी है, वो भी बल्तिस्तान गिलगित के पास में जाकर के इस सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ ये काराकोरम रेंज के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए आगे जाकर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान के मिठन कोस के पास सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब नदी यहाँ मिलती है। इस मिठन कोस के पास पाकिस्तान के अंदर इसी सिंधु नदी के अंदर चिनाब नदी आकर के मिलती है। इसके बाद दक्षिण में ये बहती हुई सिंधु नदी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। कि सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है, उसके बाद लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में प्रवेश करने के बाद ये बल्तिस्तान से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये नदी बहती है। उसके बाद अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। यानी कि पूरा पाकिस्तान इस नदी के ऊपर निर्भर रहता है सिंचाई के तौर पर और उसके साथ साथ पेयजल के तौर पर भी ये पूरा पाकिस्तान इसी सिंधु नदी के ऊपर निर्भर रहता है। अब हम प्रयास करते हैं सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु की सबसे पहली सहायक नदी है, सबसे ऊपर निकलती है झेलम। इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के पास से होता है। यहाँ ये उत्तर की ओर उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये नदी आगे चलकर श्रीनगर से थोड़ा आगे चलकर इस नदी पर वुलर झील स्थित है, जो कि भारत के सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ से आगे चलकर यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती हैं और पाकिस्तान के मंगला के पास में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं और यहाँ से ये चिनाब नदी के अंदर ये नदी मिल जाती है। यानी कि झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है और ये आगे चलकर इसी नदी के किनारे पर श्रीनगर स्थित है और इसी नदी के ऊपर है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील स्थित है और ये नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई आगे बहती हुई मंगला के पास पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और इसके ठीक बाद ये नदी जाकर के चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। अगली नदी का नाम है चिनाब नदी। जो ये चिनाब नदी यहाँ से ये निकलती है। चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा के पास होता है। यहाँ दो नदी प्रवेश, एक का नाम है चंद्रा, जो नीचे से यहाँ से चंद्रा नदी बहती है और ऊपर से आती है भागा नदी। ये आपस में यहाँ मिल जाती है। मिलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है चंद्रभागा नदी। यही चंद्रभागा नदी जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करने के बाद चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। जम्मू एंड कश्मीर के निकलने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में झेलम, रावी, सतलुज इसी नदी के में आकर के मिल जाती है। ये जो चिनाब नदी इस
सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी है। बाकी सारी नदियां वो सारी चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं, और चिनाब नदी मुख्य नदी है जो है वो जाकर के इस सिंधु नदी के अंदर प्रवेश करती है। बाकी सभी नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है, और अब फाइनली है वो चिनाब नदी जाकर के इस सिंधु नदी के अंदर यहाँ प्रवेश करती हैं, और उसके बाद ये मिलने के बाद सिंधु नदी आगे अरब सागर में मिल जाती है। और ये चिनाब नदी जो पाकिस्तान में मिठानकोट है वहां जाकर के इसमें मिलती है। आगे रावी नदी। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से होता है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इस रावी नदी का उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा बनाता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा बनाता है, आगे बढ़ती है। यहाँ सीमा पर इसी नदी पर रणजीत सागर बांध स्थित है। यहाँ जो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा के ऊपर एक बांध स्थित जिसका नाम है रणजीत बांध। यहाँ से आगे निकलकर यह नदी पाकिस्तान में और भारत की सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यही जो रावी नदी यहाँ से निकलती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई फिर ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद इसी नदी के किनारे पर लाहौर स्थित है। आगे चलकर यह नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। यानी कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती हैं। रोहतांग दर्रा से निकलने के बाद ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा बनाती हैं, और यहाँ एक रणजीत सागर बांध स्थित है। इसके बाद ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती हुई पाकिस्तान के अंदर ये प्रवेश कर जाती हैं। उसी रावी नदी के किनारे लाहौर स्थित है, और आगे बढ़कर ये रावी नदी चिनाब नदी के अंदर वो मिल जाती है। अगली नदी है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी भी इसी नदी के किनारे स्थित है। आगे पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई जाती है। सीमा के पास पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। ये जो पंजाब सीमा के पास यहाँ पर इसी नदी के ऊपर एक पोंग बांध बना हुआ है, जो कि व्यास नदी के ऊपर ये पोंग बांध बना हुआ है। पंजाब में प्रवेश करने के बाद हरी के बैराज के नामक स्थान पर सतलुज नदी में ये मिल जाती है। अगली इसकी सहायक नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के लगभग 80 किलोमीटर दूर मानसरोवर झील के पास से राक्षसताल झील से होता है। यहाँ राक्षसताल झील है, इस झील से इस सतलुज नदी का उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश में शिप्ला दर्रा की से ये प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ शिप्ला दर्रा है, इससे ये नदी प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर नाथपा झाकरी स्थित डैम स्थित है। हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ इसी नदी के किनारे एक डैम है जिसका नाम है नाथपा झाकरी। यहाँ से पश्चिम की ओर बढ़ती हुई पंजाब में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के ठीक पहले सीमा के पास भाखड़ा डैम स्थित है। जैसे ये पंजाब की प्रवेश करते हैं, इससे ठीक पहले एक भाखड़ा डैम इसी सतलज नदी पर स्थित है। ये बांध गोविंद सागर झील पर स्थित है। ये जो बांध है भाखड़ा बांध वो गोविंद सागर झील पर स्थित है। पंजाब में प्रवेश करते ही भाखड़ा बांध से लगभग 8 किलोमीटर दूर नागल बांध स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद इस नदी के किनारे पंजाब का प्रमुख नगर लुधियाना स्थित है। आगे चलकर हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी सतलज नदी में आकर मिलती है। ये व्यास नदी इसी सतलज में आकर के हरिके बैराज के पास में आकर के मिलती हैं, और इनके संगम के पास ही हरिके बैराज डैम बनाया गया है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। यहाँ से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बहती है, जो जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ साथ बाड़मेर के अंदर सिंचाई उपलब्ध करवाती है। सतलज नदी यहाँ से आगे पंजाब पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई
आगे बढ़ती हैं और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह नदी चिनाब के अंदर मिल जाती है। चिनाब नदी मिठन कोट के कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी में मिल जाती है। ये था अपना सिंधु नदी का तंत्र। सिंधु नदी के अंदर सबसे पहले झेलम, उसके नीचे चिनाब, फिर व्यास, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलुज नदी है। वो इस सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब आगे सिंधु नदी समझौते के बारे में हम यदि थोड़ा विस्तृत जानकारी प्राप्त करें तो सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी, यानी विश्व बैंक के माध्यम से इस संधि को संपन्न करवाया था। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यानी कि ये जो सिंधु जल समझौता है, ये समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य संपन्न हुआ था। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्ववर्ती नदियों, जिसमें पूर्ववर्ती नदियां ये नीचे जो आपने देखा है व्यास, सतलुज और रावी, ये जो रावी, व्यास और सतलुज नदी हैं, इसका नियंत्रण भारत को सौंपा गया। तो 3 पश्चिमी जो नदियां थी, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया। पश्चिमी तीनों नदियां, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% जल भारत उपयोग करेगा। जिसमें भी बिजली के लिए बिना बहाव को बाधित किए उपयोग करना होगा, डैम का निर्माण भारत है वो नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो ऊपर आपको सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान के पास रहेगा और नीचे जो रावी, व्यास और सतलुज तीनों नदियां, इसका नियंत्रण है वो भारत के पास रहेगा। ऊपर जो तीनों नदियां हैं, इस नदियों का पानी आप बिजली उत्पादन के लिए कर सकते हो, लेकिन इस नदियों के ऊपर आप डैम नहीं बना सकते हो। यानी कि इस नदियों के अंदर जो इसका जो प्रवाह है, उस प्रवाह को आप बाधित है वो नहीं कर सकते हो। यही भारत और पाक के मध्य जो सिंधु समझौता हुआ था, यही सिंधु समझौता है कि आप जो ये तीनों नदियां, इस नदी का उपयोग केवल आप बिजली या सिंचाई के लिए कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आप डैम नहीं बना सकते हो। इस तीनों नदियों का 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है और 20% पानी केवल भारत ये यूज करता है। ये नदियां सारी के सारी नदियां हैं वो भारत से होकर निकलती हैं। इसके उपरांत भी है वो इसका 80% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इसी नदी के ऊपर निर्भर रहता है। क्योंकि सिंधु नदी तंत्र है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यदि इस नदी के वो खत्म कर दिया जाता है, इस नदी के समझौते को खत्म कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर त्राही मच जाती है। जो आप नक्शे के अंदर आप देख सकते हो, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये पूरी नदी पाकिस्तान को पूरा कवर करती है। उसके बाद ये अरब सागर में। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद।